हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। माई सेल्फ मनीष तिवारी और आप लोग देख रहे हैं हमारा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल मनीष गुरुकुलम क्लासेस। आज हम लोग प्राचीन इतिहास का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, इसके बारे में अध्ययन करेंगे और इसके बारे में सारा कुछ A to Z अध्ययन करेंगे ताकि आज के बाद आपको सिंधु घाटी सभ्यता कहीं पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो आइए देखते हैं। और ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि इसमें IAS से लेकर यानी UPSC से लेकर ग्रुप डी तक ये जितना भी पेपर होता है, कोई ऐसा पेपर नहीं होगा जहां इसमें सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन ना मिले आपको। ठीक है, तो आइए देखते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा तब इसका फ़ायदा मिलेगा आपको। ठीक है, देखिए, ये सिंधु घाटी से पहले ये समझ लिया जाए कि ये सिंधु घाटी सभ्यता जो है, हम लोग जानते हैं कि अगर हम इतिहास की कालक्रमानुसार देखा जाए तो इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल, उसके बाद आध ऐतिहासिक काल, उसके बाद से ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल वह काल है कि जिसके बारे में हमें कोई जानकारी प्राप्त नहीं है। ठीक है, प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में कोई जानकारी हमें प्राप्त नहीं है। आध ऐतिहासिक काल वह काल है जिसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त है, हमें स्रोत तो मिले हैं लेकिन पूर्णतः उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है, उसको समझा नहीं गया है। ठीक है, और ऐतिहासिक काल वह काल होता है जिसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त हुआ है, जो सोर्स मिले हैं उसका अध्ययन किया गया है और उस आधार पे इतिहास को लिखा गया है। ठीक है, तो जो सिंधु घाटी सभ्यता जो हम लोग पढ़ने चल रहे हैं वो आध ऐतिहासिक काल का आता है। ठीक है, यानी बीच वाला में इसमें आता है। एक बार फिर से समझ लिया जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की सभ्यता माना जाएगा, तो आध ऐतिहासिक काल। यह भी प्रश्न पूछता है तो ध्यान रखना है। ठीक है, अब आइए देखते हैं। देखिए, थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि सभ्यता मतलब क्या होता है। देखिए, सभ्यता जो है लोग एक पूरी, जैसे हम लोग की एक अपनी 21वीं सदी की सभ्यता है। ठीक है, जैसे अमेरिका की अपनी सभ्यता है, जैसे चीन के लोगों की अपनी सभ्यता है। हर किसी भी समाज की 2 पक्ष होता है, एक होता है सभ्यता और दूसरा होता है संस्कृति। एक संस्कृति होता है और दूसरा होता है सभ्यता। जो संस्कृति होता है अमूर्त चीज़ें होती है, जैसे आप पूजा पाठ करना, जैसे आदमी किस चीज़ में बिलीव करता है, विश्वास करता है और उसका कर्मकांड करता है, उसको संस्कृति कहते हैं। इस बिलीफ, इस कर्मकांड के आधार पे, इस संस्कृति के आधार पे जो कुछ वो निर्माण करता है, जैसे मान लीजिए हम लोग भगवान को मानते हैं तो हम लोग मंदिर का निर्माण करते हैं कि नहीं, तो मंदिर हमारी सभ्यता का भाग हो जाएगा। और जो भगवान के प्रति जो हमारा विश्वास है, श्रद्धा है, जो हमारा मानना है, वो हमारी संस्कृति का भाग हो जाएगा। ठीक है, तो अब आ जाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जो है विश्व की प्राचीनतम सभ्यता है। ठीक, प्राचीनतम सभ्यता है। इसमें जो है जैसे सुमेरिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, ये सब सभ्यताओं की समकालीन भारत में भी एक ठो प्राचीन सभ्यता थी, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। अब सिंधु घाटी नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि ये सिंधु नदी के घाटी में प्राप्त हुआ है। आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले मानव जो है नदी के किनारे बसना शुरू हुआ। अस्थाई जीवन की जब शुरुआत हुई तो सबसे पहले नदी के किनारे बसना शुरू हुआ। क्योंकि नदी से उसको जल मिल जाता था, जल के बिना जीवन संभव है नहीं। तो अगर अब उस समय तो गाड़ी घोड़ा था नहीं कि कहीं भी रहेगा टैंकर से पानी पहुंच जाएगा, समझ में आया। तो इसलिए जितना भी आप सभ्यता देखेंगे, विश्व की जितना भी सभ्यता देखेंगे, वो नदी के किनारे ही डेवलप हुए हैं, नदी के किनारे ही वो विकसित हुए हैं। ठीक है, तो ये हो गया थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इस टॉपिक के बारे में। अब आइए देख लेते हैं जल्दी से। देखिए, यह सभ्यता जो है सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के तट पे मिली थी और इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। और इसका एक और नाम है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता भी इसका नाम है। हड़प्पा सभ्यता नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि ये हड़प्पा नामक जगह से प्राप्त हुई है। ठीक है, तो अब आइए, सिंधु घाटी सभ्यता का विकास जो है 2500 से लेकर और 1750 ईसा पूर्व तक है। ईसा पूर्व का मतलब क्या होता है? ईसा पूर्व का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के पहले। ठीक है, तो ईसा मसीह का जन्म हम
मान लीजिए अगर 0 मान लिया जाए तो ये 0 से 1 2 3 4 अभी तक 2022 आ गया है, ठीक है। और उसके पहले चला जाए तो 1 2 3 4 जितना भी जाएंगे उसको ये हो गया आपको, इसको क्या कहते हैं, BC कहते हैं इंग्लिश में, बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म के पहले वाले। तो ये ईसा पूर्व है, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अब आइए, सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। यहाँ पे ध्यान देना है कि सिंधु घाटी सभ्यता गांव में नहीं बसी थी, ये शहरी सभ्यता थी। शहरी सभ्यता का और इसके पहले जो वैदिक सभ्यता के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, तो वैदिक सभ्यता जो है वो गांव की सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी। ध्यान रखना, ये भी पूछता है। अब आइए, चार्ल्स मैसन ने सर्वप्रथम 1826 में इसकी जानकारी दी थी। किसने दिया था? चार्ल्स मैसन ने। 1921 में तत्कालीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो महानिदेशक थे जॉन मार्शल, उन्हीं के समय में जो है राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु सभ्यता की खोज की, ठीक है। तो ये सब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार देखिए क्या था। ये बहुत बड़ी सभ्यता थी। इसका विस्तार देखा जाए तो उत्तर में जम्मू कश्मीर में एक जगह है मांडा, तो उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर। अगर पश्चिम में देखा जाए सुतकांगेडोर, ये सुतकांगेडोर जो है बलूचिस्तान, पाकिस्तान के जो बलूचिस्तान राज्य है उसमें सुतकांगेडोर है, ठीक है। तो पश्चिम में सुतकांगेडोर यानी बलूचिस्तान। पूर्व में उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर जिला, आलमगीरपुर ये मेरठ के पास है, गाज़ियाबाद मेरठ के पास है। और दक्षिण में दायमाबाद महाराष्ट्र। तो इस तरह से सिंधु सभ्यता इतनी दूरी में फैली हुई थी, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। एक चीज़ ये पॉइंट है कि सिंधु सभ्यता का आकार जो है त्रिभुजाकार है। त्रिभुजाकार इसलिए है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बलूचिस्तान है, यहाँ मांडा है, यहाँ आलमगीरपुर है और यहाँ महाराष्ट्र है। तो त्रिभुज की आकार बना रहा है ना, इसलिए त्रिभुजाकार था, ठीक है। अब देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का जीवन देखा जाए, थोड़ा वहाँ के लोगों की रहन सहन, खान पान, जीवन के बारे में जाना जाए तो सामाजिक जीवन की अगर बात किया जाए तो ये सिंधु घाटी का जो समाज था, सिंधु घाटी सभ्यता में रहने वाले लोगों का समाज मातृसत्तात्मक था। मातृसत्तात्मक मतलब क्या होता है? जैसे आज पितृसत्तात्मक समाज है, यानी पिता ही परिवार के मुखिया होते हैं, प्रधान होते हैं। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के समाज में माता जो है परिवार की मुखिया होती थी, ठीक है। तो इसलिए माता का शासन चलता था परिवार में, मातृसत्तात्मक परिवार था। और पूरे समाज को जो है सिंधु घाटी सभ्यता का समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था। आज तो समाज कई वर्गों में बटा है, लेकिन उस समय मात्र 4 वर्गों में बटा था। वो 4 वर्ग कौन कौन थे? एक विद्वान वर्ग थे पहला, दूसरा योद्धा वर्ग थे, ठीक है। तो विद्वान वर्ग जो है शिक्षा दीक्षा का काम करते थे, और योद्धा वर्ग दूसरा थे, ये लोग युद्ध करते थे, लड़ाई करते थे। और तीसरा व्यापारी और शिल्पी वर्ग थे, ये लोग काम करते थे, अपना व्यापार बिजनेस करते थे। और चौथा श्रमिक वर्ग थे, ठीक है। अब देखिए, सिंधु सभ्यता के लोगों का जो भोजन की बात किया जाए तो वो लोग दोनों करते थे। आज भी मानो जो आज के भी समाज में कुछ लोग शाकाहारी होते हैं, कुछ लोग मांसाहारी होते हैं और कुछ लोग दोनों होते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भी शाकाहारी मांसाहारी दोनों थे। अब आगे बढ़ते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की सौदाह प्रणाली। सौदाह प्रणाली का मतलब ये हुआ कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें मृतकों को, जैसे जो व्यक्ति मर जाता था उसका कैसे अंतिम संस्कार किया जाता था। तो अंतिम संस्कार कैसे किया जाता था, उसमें 3 प्रकार की अंतिम संस्कार होता था, 3 तरह से होता था। पहला जो है पूर्ण सावधान होता था। ये पूर्ण सावधान में क्या होता था? मृतकों को कब्र में दफना दिया जाता था, ठीक है। तो इसको पूर्ण सावधान कहा जाता है। आंशिक सावधान का मतलब ये हुआ, मृतकों को कई जंगल में ले जाके, जो डेथ बॉडी है यानी लाश है उसको जंगल में ले जाके रख दिया जाता था। जो जानवर उसको खा जाते थे, जो बचा कुचा उसका रहता था अवशेष, उसको फिर मिट्टी में दफना दिया जाता था, ठीक है। उसको आंशिक समाधान कहते हैं। और ये एक था दाह संस्कार, जैसे आज भी लोग मर जाते तो हिंदुओं में उनको जलाया जाता है, तो ये दाह संस्कार। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, पूर्ण समाधान आज भी मुसलमानों में होता है, आंशिक समाधान आज भी जैन धर्म में होता है, ठीक है, और दाह संस्कार आज भी हिंदू धर्म में होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। नगर नियोजन की बात किया जाए तो ये सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है उसका नगर नियोजन था। नगर नियोजन
उसका अर्बन प्लानिंग यानी कैसे शहर को बसाया था, कितना सुनियोजित तरह से कि आज के भी शहर उस तरह से नहीं बसे हैं। देखिए क्या, सिंधु सभ्यता के नगर विश्व के प्राचीनतम सुनियोजित नगर थे, यानी बड़ा प्लानिंग करके नगर को बसाया गया था कि कहाँ पे रोड रहेगा, कहाँ अस्पताल रहेगा, कहाँ स्कूल रहेगा, कहाँ पे जो है लोगों का घर रहेगा। आज जैसे नगर का प्लानिंग होता है ना, नगर बसता है ना, उसी प्रकार से आप सोचिए हमारे जो पूर्वज थे कितने विद्वान थे, कितने महान थे कि उस समय जो है, देखिए अभी पढ़िए तो आपको पता चलेगा उस समय क्या क्या इनके पास था, जो आज भी हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब देखिए दूसरा जो है हड़प्पा सभ्यता के, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के मकानों में उस समय मकान बनता था। मकान जो है पक्की ईंटों का बनता था। ठीक है, मकान के दरवाजे जो होते थे अपने घर से पीछे की तरफ खुलते थे, यानी मुख्य सड़क की ओर न खुलकर पीछे की तरफ खुलते थे। ठीक है, आज के जो है मकान मुख्य सड़क की तरफ खुलते हैं मकान के दरवाजे, लेकिन सिंधु सभ्यता के मकान के दरवाजे पीछे की तरफ खुलते थे। सिंधु सभ्यता के चौड़े सड़क जो है चौड़ी होती थी, यानी काफ़ी चौड़ी होती थी और ये एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। जैसे मान लीजिए एक सड़क इधर से जाती है तो दूसरी सड़क ऐसे जा रही है, या ये समकोण 19 डिग्री बन रहा है ना, 90 डिग्री, तो एक दूसरे को सड़कें 90 डिग्री पे काटती थी। ठीक है, और अभी तक जो है मोहनजोदड़ो में सबसे चौड़ी सड़कें मिली है वो 10 मीटर की सड़क थी। ठीक है, मोहनजोदड़ो में मिली है। सामान्यतः मकानों में एक जो मकान होता था उसमें 4 से 5 कमरे होते थे, यानी घर होता था, और आंगन, रसोई घर, स्नानागार, कुआं, ये कुछ शौचालय सब बने हुए होते थे, जैसे आज भी बने हुए होते हैं। किचन, बेडरूम उसी तरह से उस समय भी बने थे। ठीक है, और सिंधु घाटी सभ्यता में जो है जो नालियाँ होती थी वो नालियाँ ढकी हुई होती थी, आज भी ढकी हुई रहती हैं। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। अब यहाँ से भी प्रश्न पूछता है कि किस स्थल से क्या पाया गया है, क्या मिला है, या कौन सा स्थल कहाँ पे अवस्थित है, या किस स्थल की खोज किसने किया था, यही आता है। ठीक है, तो अगर स्थल की बात किया जाए तो हड़प्पा पहला है जो है हड़प्पा है। हड़प्पा कहाँ पे है? हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पे है। कहाँ पे? ये पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, और इसका खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। ठीक, अब यहाँ से क्या क्या मिले हैं तो श्रमिकों का आवास मिले हैं, यानी काम करने वाले लोग, श्रमिक जो थे उनका आवास बना हुआ था वो मिला है। अन्नागार, अन्नागार मतलब क्या हुआ? अन्न रखने वाला, जैसे चावल, गेहूँ ये सब रखने वाला ऐसे कुछ बर्तन टाइप का बड़ा सा अन्नागार मिला है। उस टाइप के मकान एक इस तरह से, जैसे गांव में आप लोग देखते होंगे तो गांव में बखार बनता है, जिसमें आज भी लोगों के दरवाजे पे आप जाएंगे, लोगों के द्वार पे तो बखार मिलेगा, जिसमें गेहूँ ये सब धान रखा जाता है। तो उसी तरह से उस समय भी अन्नागार था। ठीक है, लकड़ी का ताबूत मिला है हड़प्पा से, और RH-37 कब्रिस्तान मिला है। बहुत इम्पोर्टेंट है, 25 बार पूछ चुका है कि RH-37 कब्रिस्तान कहाँ से मिला है, तो हड़प्पा से मिला है। अब नेक्स्ट जो है देख लेते हैं। अब दूसरा स्थल जो है महत्वपूर्ण है, मोहनजोदड़ो है। इसकी खोज 1922 में हुआ था, और इसका खोज जो है राखल दास बनर्जी, इसका उत्खनन कौन किया था? 1922 में राखल दास बनर्जी ने किया था। और ये नदी सिंधु, और ये जो है मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर अवस्थित है। हड़प्पा किस नदी के तट पर? रावी नदी के तट पर, ध्यान रखना है, और नहीं तो जो है हड़प्पा से आदमी कंफ्यूज होता है। हड़प्पा रावी नदी के तट पे, अब मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के तट पे, पाकिस्तान के ही सिंध प्रांत में अवस्थित है। और मोहनजोदड़ो का मतलब ये होता है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। ठीक है, ये मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ हुआ। अब मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला है इसको देख लेते हैं जल्दी से। मोहनजोदड़ो से जो प्रमुख चीज़ें मिली है, पुरोहितों का आवास मिला है। हड़प्पा से क्या मिला था? श्रमिकों का आवास। अन्नागार मिला है जो कि हड़प्पा से भी मिला था। स्नानागार मिला है। घर में कुआं मिला है। आदि शिव की एक मूर्ति मिली है, मैंने शिव की एक मूर्ति मिली है, शंकर भगवान की। कांसे की बनी नर्तकी मिली है, एक नर्तकी मिली है, एक ऐसे खंडित मूर्ति है जो कांसे की बनी हुई है और डांस कर रही है, समझ में आया? और सबसे चौड़ी सड़क भी मिली है। अब आते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। ये तीसरा जो है चहुंदड़ो है। ठीक है, तो चहुंदड़ो की खुदाई जो है गोपाल मजुमदार ने किया था, और ये भी सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान में अवस्थित है।
और इसकी महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि चहुंदड़ो पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ पे कोई दुर्ग नहीं पाया गया, यानी दुर्ग रहित औद्योगिक शहर है। औद्योगिक शहर वह शहर होते हैं जहाँ पे उद्योग लगे होते हैं उत्पादन करने के लिए बहुत सारे वस्तुओं का, ठीक है। जैसे वर्तमान में औद्योगिक शहर बहुत सारे हैं, जैसे जमशेदपुर औद्योगिक शहर है, जैसे बेंगलुरु भी औद्योगिक शहर है, जैसे गुड़गांव औद्योगिक शहर है, गाजियाबाद औद्योगिक शहर है। उसी तरह चहुंदड़ो जो है हड़प्पा सभ्यता का औद्योगिक शहर था। और क्या था, ये दुर्ग रहित था, यानी दुर्ग से घिरा हुआ नहीं था ये शहर, ठीक है। अब यहाँ से क्या क्या मिले हैं ये चहुंदड़ो से थोड़ा देख लिया जाए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि चहुंदड़ो से क्या क्या मिले हैं। देखिए लिपस्टिक मिला है, जैसे औरतें आज लिपस्टिक लगाती हैं तो उसी तरह से लिपस्टिक मिला है। एक शीशा मिला है, आईना। फिर मनके और गुड़िया मिली है, मनके और गुड़िया मिली। मनके जो है वो होता है छोटे छोटे मोती टाइप का। और कुत्ते और बिल्ली के पैरों के निशान मिले हैं चहुंदड़ो से, ध्यान देना है। अब आते हैं नेक्स्ट जो है सिंधु सभ्यता के स्थलों में एक ये देख लिया जाए रोपड़। ये पंजाब में, हमारे भारत के पंजाब में सतलुज नदी के किनारे है रोपड़। और इसकी खोज जो है रोपड़ की खोज यज्ञदत्त शर्मा ने किया था। और यहाँ से क्या क्या मिले हैं, मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। कहाँ से, रोपड़ से। ध्यान देना है कि जो कश्मीर हमने बताया कि सिंधु सभ्यता की सबसे उत्तरी जो है बाउंड्री, सबसे उत्तरी पॉइंट जो है मांडा था कश्मीर में। तो कश्मीर में एक बुर्ज होम जगह है, क्या है, बुर्ज होम। तो उस बुर्ज होम में भी मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है। ध्यान रखना, दोनों जगह रोपड़ से भी बुर्ज होम से भी। अब देखिए नवपाषाण काल में भी ऐसे ही 100 बुर्ज होम में मिला है, ठीक है। तो ये जो देखिए वही बता रहे हैं ना, नवपाषाण काल में भी बुर्ज होम से मिला है ये मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का, ठीक। अब आइए, ये बुर्ज होम कश्मीर में अवस्थित है, कश्मीर का एक जगह है बुर्ज होम। अब आते हैं, अब सिंधु सभ्यता के स्थलों में एक ये प्रमुख स्थल है कालीबंगा। ये 50 बार पूछ चुका है एग्जाम में। तो कालीबंगा की जहाँ तक बात किया जाए तो कालीबंगा क्या है, इसकी खोज जो है, कालीबंगा का मतलब होता है काली मिट्टी की चूड़ियाँ, ध्यान रखना है। और कालीबंगा की खोज बीके थापड़ और बीबी लाल ने किया था। ये वर्तमान में राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे अवस्थित है, ठीक है। कालीबंगा की खोज बीके थापड़ और बीबी लाल ने किया था। ये कहाँ है, राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे। और कालीबंगा का मतलब होता है काली मिट्टी की चूड़ियाँ। मोहनजोदड़ो का मतलब मृतकों का टीला, ठीक है। अब आइए, यहाँ से कालीबंगा से क्या क्या मिले हैं, एक जूते हुए हल के खेत मिले हैं, यानी हल से जूता हुआ खेत मिला है। फिर एक अलंकृत ईंट मिला है, माने सजाया हुआ ईंट मिला है। फिर एक हवन कुंड मिला है, हवन कुंड जैसे पूजा पाठ करने वाला हवन जो होता है। एक चूड़ी मिली है। तो ध्यान देना, क्वेश्चन 50 बार पूछ चुके। जूते हुए खुद का निशान कहाँ से, तो कालीबंगा से। अलंकृत ईंट कहाँ से, कालीबंगा से। हवन कुंड कहाँ से, कालीबंगा से। चूड़िया कहाँ से, कालीबंगा से। अब आ गया धौलावीरा। ये धौलावीरा बहुत महत्वपूर्ण है। धौलावीरा की खुदाई जो है रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था। किसने किया था, रविंद्र सिंह बिष्ट ने। धौलावीरा जो है हमारे भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ पे है, गुजरात में है, ठीक है। आइए, अब ये धौलावीरा से स्टेडियम मिला है, यानी खेल का स्टेडियम, ठीक है। देखिए गुजरात में है। नेक्स्ट जो है सुरकोटदा। सुरकोटदा से क्या मिला है, ये देखिए, इसकी सुरकोटदा की खोज जो है जगपति जोशी ने किया था, इसका उत्खनन। और ये सुरकोटदा जो है वर्तमान गुजरात में अवस्थित है। और सुरकोटदा से घोड़े की हड्डियां मिली है। तो बार बार ध्यान रखना, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े की साक्ष्य नहीं मिला, लेकिन घोड़े नहीं मिले हैं, लेकिन घोड़े की हड्डियां मिली है, ध्यान देना है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल। तो सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल में जो है ये लोथल एक आ गया। ये लोथल कहाँ है, लोथल भी गुजरात में है, ठीक है। और लोथल का जो है
ये एसआर राव ने इसका खोज किया था। ये भोगवा नदी के किनारे अवस्थित है। लोथल जो है उस समय का सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर था। बंदरगाह नगर मतलब क्या होता है, जो समुद्र के किनारे जो है, जैसे मुंबई बंदरगाह नगर है अभी वर्तमान में, चेन्नई भी बंदरगाह नगर है, कलकत्ता भी बंदरगाह नगर है, गोवा भी बंदरगाह नगर है। उसी तरह से लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर है। यहाँ से समुद्र में गुजरात के जो ये जो पोर्शन बनता है, तो यहाँ से मिला है, यहाँ पे है लोथल। अब इसी लोथल से समुद्र से व्यापार होता था दूसरे देशों से, सुमेरिया की सभ्यता से, मिस्र की सभ्यता से। ठीक है, जैसे एक बार फिगर बना दे थोड़ा, मान लीजिए ये गुजरात ऐसे बनता है ना, ये गुजरात यहाँ है। अभी इसी यहीं पे जो है बंदरगाह है लोथल। अब यहाँ से व्यापार होता था मिस्र की सभ्यता से, ऐसे सुमेरिया की सभ्यता से, ऐसे नाव से लोग जाते थे, व्यापार करते थे। अब आइए, और लोथल से और क्या मिले हैं, ये देखिए बंदरगाह मिला है, यहाँ के घर दरवाजे सड़कों की ओर मिलते थे। तो अभी तक जो सिंधु सभ्यता में हम लोग क्या देखे थे कि घर जो है सड़क के विपरीत दिशा में खुलते थे, लेकिन लोथल में जो घर थे वो सड़क की तरफ खुलते थे। अब कुछ जो महत्वपूर्ण कुछ तथ्य है इसको देख लिया जाए। तो महत्वपूर्ण तथ्य की बात किया जाए तो हड़प्पा सभ्यता जो है एक सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता, नाम एक ही है। इसको या कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। कांस्ययुगीन सभ्यता इसलिए कहा जाता है कि इसी समय जो है कांसे का प्रयोग शुरू हुआ। ठीक है, अब सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी? लिपि मतलब क्या होता है? लिपि मतलब लिखने की, हर भाषा को लिखने की एक लिपि होती है। जैसे इंग्लिश भाषा की अपनी लिपि होती है, उर्दू भाषा की अपनी लिपि जो उल्टा ऐसे चलता है दाएं से बाएं। ठीक है, उसी तरह सिंधु सभ्यता की अपनी लिपि थी। और जो लिपि थी तो आज की लिपि की तरह अक्षर नहीं था, बल्कि क्या था, जो इसमें जो भाव चित्रात्मक थी, यानी चित्र बनाए जाते थे। जैसे ऐसे शंकर भगवान बना दिया गया, ऐसे कुछ और बना दे, गोला बना दिया गया, कुछ ऐसे मोहर बना दिया गया, यानी भाव चित्रात्मक थी, यानी चित्र के माध्यम से चीज़ों को लिखा जाता था, जिसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है, अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। अब सिंधु भाषी जो है, एक और याद रखना है एक बात जो है, सिंधु सभ्यता में सबसे पहले कपास के प्रथम साक्ष्य मिले हैं, और सबसे पुराने जो है कपास के उत्पादक सिंधुवासी ही थे, सिंधु के लोग ही थे। इसलिए यूनानियों ने कपास का नाम सिंडान रखा था। ठीक है, जिसका अर्थ सिंधुवासियों की उपज से है। तो यूनानी जो है सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहते थे? संडास। कपास को क्या कहते थे? सिंडोन कहते थे, सिंडोन। ठीक है, अब आते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि भी करते थे, और कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करते थे। लेकिन उनका मुख्य व्यापार क्या था? व्यवसाय था। भाई कृषि पशुपालन करते थे, लेकिन उन लोग ज़्यादातर लोग या मैक्सिमम उनकी अर्थव्यवस्था जो है किस पे डिपेंड थी? बिजनेस व्यापार पे डिपेंड थी, क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी। आज भी नगर के लोग कृषि थोड़ा बहुत सब्जी उब्जी उगा लेते हैं, लेकिन मुख्यतः जो बिजनेस व्यापारी पे ही टिके रहते हैं। उसी तरह से सिंधु सभ्यता था, और सभ्यता के लोग माप तौल से परिचित थे, यानी माप तौल लोग जानते थे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, ये थोड़ा सा है बस, और थोड़ा सा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन को मैं एक साथ करा दूंगा। ये देखिए, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में थोड़ा देख ले। सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे? लोहे से परिचित नहीं थे, और मिट्टी के बने बर्तनों में समानतः लाल रंग का प्रयोग होता था। किस रंग का प्रयोग होता था? लाल रंग का प्रयोग करते थे लोग, सिंधु सभ्यता के लोग। हड़प्पा सभ्यता के मोहरों में बहुत सारे जानवरों के चित्र मिले हैं, पर शेर के चित्र नहीं मिले हैं। ध्यान रखना है, शेर के चित्र नहीं मिले हैं। ठीक है, और देखिए, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों किससे बनी होती थी? सेल खड़ी से बनी होती थी। सेल खड़ी एक पदार्थ होता है, उसी से मोहर बनी होती थी हड़प्पा सभ्यता की। तो आज का वीडियो बस इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट इससे भी इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर। तो ये आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें जितना हो सके, ताकि मुझे भी सपोर्ट मिले, और मैं भी जो है कुछ आधुनिक जो है टेक्नोलॉजी है, जैसे वाइट बोर्ड या जैसे स्मार्ट बोर्ड, ये सब मैं भी खरीद सकूं। ठीक है, धन्यवाद।